चलो आज से हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अपना ये जो चलेगा पूरा, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो है वो आपको हम प्रोवाइड कर दें। तो आज से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसा पार्ट है जहाँ से 12th का जो बोर्ड आपका होता है उसमें 8 नंबर का क्वेश्चन जो है एकदम डेफिनेटली पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें कि पूरा कोर्स जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश जो है हम लोग दोनों भाषा में तो बात करने वाले हैं ही। साथ में आपको अगर मतलब अगर आपको मन चाहिए तो हम नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन हाथ से लिखा हुआ ही नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो नोट्स के लिए हम कुछ व्यवस्था करते हैं, उसी में आपको हम नोट्स जो है किसी तरह अवेलेबल करवा देते हैं। चलिए पहले आज शुरू करते हैं हमारा जो लेक्चर है इसमें। तो पहला जो अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये नाम से ही स्पष्ट है स्थिर विद्युत की, यानी कि स्थिर विद्युत के बारे में जिसमें हम लोग बात करते हैं, इसीलिए इसको डिफाइन भी किया है। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ स्टैटिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि स्थिर आवेश का जो विद्युतीय प्रभाव होगा उसी का अध्ययन जो होगा स्थिर विद्युत की कहलाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने में थोड़ा ज़्यादा सहूलियत हो, थोड़ा ज़्यादा आसानी हो, इसलिए इसको हम लोग 4 भाग में बांट करके पढ़ेंगे। जिसमें पहला भाग जो होगा अपना इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। पहले हम लोग विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे, ये बेस है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का। यानी कि कह लीजिए ये अगर चार्ज के बारे में अगर समझ में नहीं आया तो फिर आगे का टॉपिक समझना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा जो अपना पार्ट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र है ना। और इसी में हम लोग गॉस थ्योरम भी पढ़ते हैं। एक्चुअली में विद्युत जो आवेश है उसी का प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र, समझिएगा। यानी कि आवेश का प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र चूंकि हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह भी करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा तरीका दिया गया है जिसको गॉस थ्योरम बोला जाता है। गॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा ये दिया गया है, समझे बात को। तो हम लोग इसको उस चैप्टर में देखेंगे। अपना जो तीसरा पार्ट होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि विद्युत विभव होगा। और चौथा जो पार्ट होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में, इसको संधारित्र बोलते हैं, और एक 1D ग्राफ जनरेटर भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। कैपेसिटर क्या होता है? तो कैपेसिटर एक प्रकार का कंडेंसर होता है, जो एक प्रकार का क्या वो कंडेंसर ही होता है। कंडेंसर जो आप लोग देखे होंगे पंखा उंखार में लगा हुआ रहता है, कैमरा वगैरह में। तो हम लोग पहला जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं, चार्ज से हम लोग बात करना शुरू करते हैं। चार्ज क्या होता है? तो चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी होता है जो 2 ब्लॉक के ऊपर में इंटरैक्शन फोर्स जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट क्या चीज़ से करते हैं? तो बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल या कैपिटल क्यू से, है ना। और चार्ज का जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट जो होता है वो होता है कूलम, ध्यान रखिएगा। एसआई यूनिट जो होता है वो होता है कूलम या एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड कहाँ से आया? तो आप लोग एक 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़े होंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी बराबर होता है चार्ज बट्टा टाइम, है ना। तो जाहिर सी बात है कि चार्ज बराबर हो जाएगा आई इंटू टी। तो आई इंटू टी जो होता है इसका एम्पियर हो जाएगा, इसका सेकेंड हो जाएगा, इसीलिए हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड। चलिए चार्ज का डायमेंशन क्या होगा जी? तो चार्ज का डायमेंशन एम्पियर का ए होता है, सेकंड का टी होता है, तो ए टी आप बोल दो, या फिर ये भी आप लिख सकते हो एम का पावर 0, एल का पावर 0, टी और इंटू ए, है ना। चार्ज का जो सीजीएस यूनिट होगा वो होगा स्टेट कूलम या ईएसयू, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, समझ रहे हैं बात को। चलिए हम लोग और याद रखेंगे इसका कन्वर्जन फार्मूला कि एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, है ना। इसको जरूर आप याद रखिएगा इस डाटा को। एक और चार्ज का यूनिट होता है, इसको भी अगर आप चाहो तो याद रखना, EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का अगर कन्वर्जन कभी पूछ दे तो क्या आप जवाब दोगे? तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि एक कूलम इज इक्वल टू होता है 10 के पावर -1 EMU, है ना, ऐसा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको हम दे दे रहे हैं, कमेंट में करके ज़रूर आप बताना कि एक EMU बराबर कितना स्टेट कूलम होगा, ये आपको कमेंट में लिख करके बताना है,
ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा। वैसे चार्ज के बारे में आपको थोड़ा जानकारी होगा ही। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, यानी धनावेश तथा ऋणावेश होता है। और चार्ज को कभी भी याद रखिएगा, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही चार्ज को कभी भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही बर्बाद किया जा सकता है। बट चार्ज तो कभी कभार आप भी सुने होंगे कि डेवलप तो हो जाता है। जैसे बालों में कंघी को जब हम रगड़ते हैं तो उस समय क्या होता है, कंघी के ऊपर में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जिसकी वजह से वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ा को खींच लेता है। तो चार्ज को इसको बोलता है, हम लोग बोलते हैं कि चार्ज को जो है वो डेवलप किया गया है। तो चार्ज को डेवलप करने के 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है फ्रिक्शन मेथड। ये बालों में कंघी रगड़ने वाला जो मेथड होगा वो फ्रिक्शन मेथड के अंतर्गत ही आएगा। इसमें क्या होता है कि व्हेन टू बॉडीज आर रबड टुगेदर, जब दो वस्तु को एक साथ रगड़ा जाता है तो दोनों का दोनों अपोजिटली चार्ज से चार्ज्ड हो जाता है, यानी कि दोनों के ऊपर में विपरीत प्रकृति के आवेश जो है वो आ जाते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं एग्जाम्पल में। मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास का रॉड है, ये ग्लास का छड़ है, ठीक है, और सिल्क का कपड़ा ले लीजिए आप, सिल्क का कपड़ा ले लीजिए, और ये दोनों को एक साथ अगर रबिंग किया जाए तो ग्लास से कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उछल के चले जाएंगे, किस पर, सिल्क के कपड़ा पर। क्यों आएंगे, तो चूंकि ग्लास में जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर का जो फोर्स होता है वो कम होता है, यानी लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्लास में। इसीलिए क्या होगा, ग्लास से इलेक्ट्रॉन उछल के चला जाएगा सिल्क के कपड़ा पर, ठीक है। तो जब किसी भी ब्लॉक के ऊपर में इलेक्ट्रॉन का मात्रा बढ़ जाए, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का मात्रा अगर बढ़ जाए किसी भी वस्तु के ऊपर में तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, यानी कि ऋण आवेश से आवेशित हो जाता है। और किसी में अगर इलेक्ट्रॉन का मात्रा घट जाए तो वो धन आवेश से आवेशित हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो वस्तु ऋणात्मक आवेश से आवेशित हो जाता है, और जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन घट गया तो वस्तु धनात्मक आवेश से आवेशित हो जाता है। याद रहेगा। एक और महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है, अगर किसी वस्तु के ऊपर में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो याद रखिएगा उस वस्तु का मास स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा, माने कि थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और किसी के इलेक्ट्रॉन का मात्रा अगर घट जाए तो जाहिर सी बात है उसका मास जो होगा थोड़ा सा घट जाएगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर कोई वस्तु ऋण आवेश से आवेशित हो गया है तो उस वस्तु का द्रव्यमान थोड़ा सा बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। और अगर किसी वस्तु को हम धन आवेश से आवेशित कर दिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, तो जाहिर सी बात है कि इसका द्रव्यमान जो होगा थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा। ध्यान रहेगा बात। चलिए, हमने एक नोट में पॉइंट बना करके यहाँ लिख दिया है कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होगा तभी किसी वस्तु का इलेक्ट्रिफिकेशन पॉसिबल है। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि विद्युतीकरण कभी भी संभव नहीं है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। वही बात जो हम पहले आपको बताए हैं वही यहाँ पर हमने एक पॉइंट में लिख दिया है कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स द बॉडी पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी जो होगा वस्तु को धनात्मक बना देगा और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वस्तु को ऋणात्मक बना देगा। ध्यान रहेगा ये बात। चलिए, उसके बाद हम लोग दूसरा मेथड पर आते हैं जी। दूसरा जो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप लोग आवेश को डेवलप कर सकते हो वो प्रक्रिया है कंडक्शन मेथड, चालन विधि। चालन विधि में क्या करते हैं हम लोग, व्हेन टू कंडक्टर्स वन चार्ज्ड अनदर अनचार्ज्ड ब्रिंग्स इन कॉन्टैक्ट द सेम टाइप ऑफ चार्ज विल अपीयर ऑन बोथ द कंडक्टर। मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए हम एक कंडक्टर लिए, दूसरा एक और कंडक्टर है, लेकिन ये न्यूट्रल है और ये चार्ज्ड है, ये चार्ज्ड है, इस पर मान लो हम पॉजिटिव चार्ज रख दिए, है ना। जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो चार्ज इधर की ओर भी फ्लो करना शुरू हो जाएगा, वो भी सेम नेचर का। कब तक चलेगा, तो जब तक कि दोनों का पोटेंशियल जो है, विभव जो होगा वो बराबर ना हो जाए। तो इस मेथड को हम लोग नाम देते हैं कंडक्शन मेथड, यानी कि ये चालन विधि है। सबसे अंतिम विधि है आवेश को डेवलप करने का, वो है आपका इंडक्शन मेथड। इंडक्शन माने प्रेरणा देना, जिसे होता है ना प्रेरित करते हैं हम लोग, तो वैसा ही टाइप का ये कुछ मेथड है।
इसमें कहा गया है कि इफ़ अ चार्ज्ड बॉडी इज ब्राउट नियर, इसमें कॉन्टैक्ट में नहीं लाना है, सिर्फ नज़दीक लाना है अनचार्ज्ड बॉडी के, है ना। तो क्या होगा, यानी अनचार्ज मतलब वही न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो होगा वो धीरे धीरे अपोजिट नेचर के आवेश से आवेशित हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं, देख लीजिए आप, ध्यान से देखिएगा कि अपने पास ये जो गोला है इसके ऊपर हम धन आवेश लिए थे, इस माने शुरू में ये न्यूट्रल था, ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं था। तो जैसे ही इसको हम नज़दीक में लाए तो ये जो है ना, ये वाला गोला ये अपने आप ऋणात्मक आवेश से आवेशित हो गया। एक्चुअली में ऐसा क्यों घटता है आपको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज का गोला है, यहाँ पर हम लोगों ने एक गोला लाया, तो जब कोई ऑब्जेक्ट अगर न्यूट्रल हो ना तो इसमें प्लस और माइनस दोनों बराबर होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जब आप यहाँ पर मान लीजिए इसको गोला को रखे, तो इस प्लस आवेश के कारण माइनस चार्ज तो ऊपर अट्रैक्ट कर लिया जाएगा और प्लस वाला जो है इधर भाग जाएगा, है ना। तो हम लोगों को फोकस इस पर रहता है, इसी वजह से आपको ये लगता है कि ये वाला जो है वो अपोजिट चार्ज से चार्ज हो गया है। तो ये जो आवेश हुआ है ये न सप्लाई किया गया है, ना ही रगड़ा गया है, कांटेक्ट में तो लाया ही नहीं गया है, सिर्फ उसके नज़दीक लाया गया है। तो इसीलिए हम लोग ध्यान में रखेंगे, इस मेथड का नाम हम देते हैं इंडक्शन मेथड, यानी प्रेरण विधि। प्रेरणा दे करके यहाँ पर आवेश को डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। बात समझ में आ रहा है सब। एक और बात आपको ध्यान में रखना है अपना, कि ये वाला विधि जो है किसी भी टाइप के मटेरियल के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, यानी इंडक्शन मेथड किसी भी टाइप के मटेरियल के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये तो सिर्फ चालक के लिए आप प्रयोग कर सकते हो, कंडक्टर के लिए, है ना। ये वाला मेथड भी चलता है, किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि फ्रिक्शन वाला। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग आवेश के गुण पर, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भाग है, इसको जरूर याद रखना है ना। ये वाला पॉइंट जो है हमें अवश्य याद रखना चाहिए। तो चार्ज का गुण क्या है भाई। पहला गुण एकदम आसान सा गुण जो हम लोग पहले से ही जानते हैं, लाइक चार्जर रिपेल इच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। यानी कि अगर मान लीजिए प्लस प्लस चार्ज अगर ला दो तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर माइनस माइनस चार्ज ला दो तो ये भी क्या करेगा, एक दूसरे को भगाएगा। लेकिन अगर प्लस और माइनस चार्ज ला दो तो ये एक दूसरे को खींचेगा, है ना। ऐसा कुछ होगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। माने कि एक दूसरे को आकर्षित कौन करेगा जी, अनलाइक चार्जेस माने असमान आवेश, और एक समान आवेश क्या करेगा, एक दूसरे को विकर्षित करेगा, भगाएगा। चार्ज जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ये एडिटिव इन नेचर होता है। अगर स्केलर हो गया तो एडिटिव होगा ही, यानी कि इसको साधारण अलजेब्रा विधि के माध्यम से आप जोड़ते हो। माने कि जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक गोला है, इस पर हम लोगों ने -3 कूलम चार्ज रखा, +4 कूलम रखा, फिर +7 कूलम रखा, तो कहेगा टोटल पर बताइए कितना चार्ज हो गया। तो साधारण अलजेब्रा से जोड़ दो। साधारण 7 माने 7 और 4 हो गया, प्लस में है तो 11, 11 में से अगर आप 3 घटा दो तो 8 कूलम जो होगा नेट चार्ज प्लस में बच जाएगा। ये बात समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए इसको एडिटिव हम लोग नेचर में बोलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो इसका प्रॉपर्टी है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उस वाले प्रॉपर्टी पर अगर आप आइए तो इसको बोलते हैं कि आवेश जो होता है वो क्वांटमीकृत होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो इसका मतलब उस पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल जा रहा है। तो अब मान लीजिए हम चार्ज की बात करेंगे यहाँ पर, तो जब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इससे छोटा तो है ही नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है कि 2.5 इलेक्ट्रॉन, है ना, या 1.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा थोड़ी ट्रांसफ़र होगा। जब भी होगा तो इंटीजर में होगा। तो इसी को बोला गया है कि ये क्वांटाइज्ड हो गया। यानी कि क्वांटाइज्ड कहने का मतलब ये हो गया कि टोटल चार्ज ऑन बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। माने कि जो मूल आवेश है उस मूल आवेश का हमेशा पूर्णांक गुणज जो होता है वो किसी वस्तु का कुल आवेश होता है, ध्यान रहेगा। इसीलिए इसको हम लिखे हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और N का मतलब तो इंटीजर वैल्यू, कोई भी इंटीजर वैल्यू ले लो आप, वो N का वैल्यू हो जाएगा। अगला अपना जो पॉइंट है वो है आपका
चार्ज जो होता है वो संरक्षित होता है, जिसका चर्चा हम किए हैं शुरू में ही। यानी कि किसी भी एक सिस्टम की बात करो तो उस पर नेट जो अलजेब्रिक चार्ज जो होगा, जो अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज जो होगा, वो हमेशा क्या होगा जी, कांस्टेंट होगा, नियत होगा। फिर अगला पॉइंट पर आप आइए। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो ये है कि चार्ज जो होता है अनअफेक्टेड बाय मोशन, यानी कि आवेश जो होगा वो गति से प्रभावित नहीं होता है। आवेश को गति से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे मास, अगर किसी वस्तु की मास की अगर बात करोगे तो मास जो होता है वेलोसिटी से बदलता है। इस वाले फार्मूला से, आइंस्टीन के द्वारा जो दिया गया ये फार्मूला है, इस फार्मूला के माध्यम से उसका मास वेरी करेगा। बट अगर मान लीजिए अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर हम लोगों ने 10 कूलम का चार्ज रखा है, ये वस्तु को अगर 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर आप भगा रहे हो तो इसका मास पर हालांकि जो स्लाइटली चेंज होगा वो आपको पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि बहुत कम स्पीड में हम लेकर चल रहे हैं। लेकिन इसका जो चार्ज होता है, इस चार्ज को अगर देखोगे तो ऐसा नहीं है कि इसका माने स्पीड बढ़ा दिया तो चार्ज भी बढ़ जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। चार्ज पर वेलोसिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने ये सारी बात को अभी देखा, ये समझा शुरू से ही। एक बार फिर से आपको बता दें कि अपना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है वो 4 भाग में बांटा जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, इसमें पढ़ना है क्या क्या चीज़, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ये बात आप समझ चुके हैं। इसको बढ़िया से तैयार कर लो। चार्ज क्या होता है ये बात भी हम लोग बात कर चुके हैं अभी। इसका यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, और अभी जो वर्क दिए थे हम यहाँ पर आपको EMU वाला, इसको आप ज़रूर बताना, है ना। चार्ज 2 प्रकार के होते हैं। चार्ज को 3 तरीका से डेवलप किया जाता है, जिसमें फ्रिक्शन मेथड आ गया आपका, उसके बाद कौन आया जी, फ्रिक्शन के बाद कंडक्शन आया, इंडक्शन आया, है ना। फिर चार्ज के हम लोग प्रॉपर्टी पर आ गए। चार्ज के सारे प्रॉपर्टी को बढ़िया से आप लोग एकदम माने जितना भी अच्छा से हो सके उतना बढ़िया से आप इसको तैयार कर लो। बाकी बात जो है हम लोग अगले लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग कूलम्ब्स लॉ से देखेंगे। कूलम्ब्स लॉ इसके बाद से आएगा। कूलम्ब्स लॉ पर हम लोग कहानी जो होगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे। बट अभी जो आप जितना आप सीखे हो ये टोटल चीज़ को आप तैयार कर लो, ठीक है। इस सारा कुछ जो होता है इसको आप तैयार कर लो, और तैयार करने के बाद जब क्वेश्चन माने कूलम्ब्स लॉ जब आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ें आपको दिया जाएगा, अलग अलग जितना भी लेक्चर आपको मिलेगा, सब के बाद लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस देंगे और वो क्वेश्चंस का जो है आपको जवाब देना है ना। और जवाब देने के लिए वही अपना जो व्हाट्सएप नंबर है उसका इस्तेमाल करना आप लोग, और उसी पर आप जवाब लिख करके भेजना। हम उसका ग्रेडिंग करके जो भी आंसर होगा, जैसे कॉपी पर आपको लिखना है, और लिखने के बाद क्या करना है, कॉपी पर लिखने के बाद आपको उसको व्हाट्सएप पर उसका फ़ोटो खींच करके आपको व्हाट्सएप पर भेज देना है। भेज दोगे तो हम आपको उसमें क्या करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे। जैसे A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड करके आपको हम बता देंगे कि आपका जो लिखा हुआ है ये जवाब सही है या गलत है ना, या कितना नंबर लाइक है, ये वाला हम ग्रेडिंग करके आपको हम दे देंगे। तब तक हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का जो क्लास है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। इसको बढ़िया से आप लोग तैयार कर लो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा बात समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसको कमेंट करके भेजो, हम फिर से आपका डाउट जो होगा उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए हम लोग फिर अगला जो लेक्चर है उसमें हम लोग मिलेंगे।